हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन, जो मेनली जो है तीन टाइप के होते हैं। यानी कि कोपॉलीमर्स जो है हम तीन डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं। पहली मेथड जो है वो है फ्री रेडिकल कोपॉलीमराइजेशन। दूसरी मेथड जो है वो आयनिक कोपॉलीमराइजेशन की है। और तीसरी जो मेथड है वो पॉली कंडेंसेशन कोपॉलीमराइजेशन। इसी का दूसरा नाम जो है वो है कोपॉली कंडेंसेशन। अब ये तीन मेथड हम लोग जैसे कि नाम से देख सकते हैं। ऐसा कोपॉलीमराइजेशन जो फ्री रेडिकल की वजह से होगा उनको उसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल कोपॉलीमराइजेशन। और ऐसा कोपॉलीमराइजेशन जिसमें हम लोग इनिशिएटर आयंस डालेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग आयोनिक कोपॉलीमराइजेशन। इस केस में जो है जो पॉलीमराइजेशन होगा आपका वो आयंस के प्रेजेंस की वजह से होगा। जैसे कि ऊपर के केस में फ्री रेडिकल जो है वो एज एन इनिशिएटर यूज करेंगे, इस केस में हम लोग आयंस को एज एन इनिशिएटर यूज करेंगे। जो तीसरी मेथड है उसमें हम लोग कंडेंसेशन करेंगे, लेकिन कंडेंसेशन करते समय हमको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है जो दो मोनोमर्स हम लोग यूज करेंगे वो दोनों मोनोमर्स में दोनों एंड्स पर फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर बाय प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग तीनों टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्री रेडिकल कोपॉलीमराइजेशन। देखिए, जो कुछ पेरोक्साइड्स होंगे H2O2, बेंजोइक पेरोक्साइड, बेंजोइल पर एसिटिक एसिड, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल इनिशिएटर। ये जब हम लोग डालेंगे तो ये इनिशिएशन कर देंगे। इनिशिएशन करेंगे इसका मतलब ये खुद का पहले फ्री रेडिकल बनाएंगे और खुद का फ्री रेडिकल बनाने के बाद उस फ्री रेडिकल को जो है ट्रांसफर कर देंगे हमारे मोनोमर्स के ऊपर। देखिए, पहला मेरा स्टेप है इनिशिएशन। जो दो मोनोमर्स है हमारे, अभी देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है हमको। हम जनरली दो मोनोमर्स यूज करने वाले हैं। एक का नाम रखेंगे M1, दूसरे का नाम रखेंगे M2। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि M1 हमारा मेन हो या फिर M2 हमारा मेन होगा। दोनों मोनोमर्स को हमको सेम इंपॉर्टेंस देना है। तो अभी देखिए, जब इनको मिक्स करेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ और पॉलीमराइज करेंगे यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर, तो वो डिकम्पोज कर देगा। यानी इनिशिएटर को डिकम्पोज कर देगा, गिविंग राइज टू फ्री रेडिकल। अभी देखिए, पहले इनिशिएटर डिकम्पोज हो गया। इनिशिएटर डिकम्पोज होने के बाद उसका पहले फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल बनने के बाद या फिर जो आर है वो अटैक करेगा और मोनोमर जो है वो मोनोमर फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर पहले फ्री रेडिकल लिया आर डॉट। अभी ये आर डॉट अटैक करेगा हमारे M1 के ऊपर, तो हमें बना मिलेगा आर M1 डॉट। दूसरी केस में आर डॉट जो है उसने M2 के ऊपर अटैक किया है, आर M2 डॉट मिला है। अभी दोनों केसेस पॉसिबल है, इसलिए दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली कंसिडर करेंगे। द टू पॉलीमर चेन्स कैन दस बी इनिशिएटेड। अभी देखिए, दो पॉलीमर चेन स्टार्ट हो सकती है। एक में जो है पहला मॉलिक्यूल हमको M1 दिखेगा, दूसरे में हमको पहला मॉलिक्यूल M2 दिखेगा। दोनों जो है साइमल्टेनियसली शुरू हो सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, द टू रेडिकल साइड इज एन मोनोमर यूनिट M1 एंड अदर ऑन मोनोमर यूनिट M2। यानी एक रेडिकल साइड जो है M1 से स्टार्ट होगी, दूसरी रेडिकल साइड M2 से स्टार्ट होगी। तो ये हो गया हमारा इनिशिएशन। देखिए, इनिशिएशन में कुछ नहीं किया हम लोगों ने। आर डॉट जो है पहले M1 के ऊपर गया, फिर गया M2 के ऊपर। दोनों केसेस साइमल्टेनियसली पॉसिबल होंगे। तो यानी कि हमको ये M1 डॉट भी मिल चुका है, M2 डॉट भी मिल चुका है। अब इसका क्या होगा देखते हैं। देखिए, प्रोपोगेशन में क्या होगा। प्रोपोगेशन में इन दिस स्टेप द चेन carrying free radical side on monomer M1 can add another M1 और M2। देखिए, अभी ऐसी फ्री रेडिकल साइड जो M1 के ऊपर है उसके ऊपर एक तो M1 भी ऐड हो सकता है या फिर M2 भी ऐड हो सकता है। एंड द चेन कैरिंग फ्री रेडिकल साइड M2, अभी जो M2 के ऊपर फ्री रेडिकल है उसके ऊपर भी M1 भी ऐड हो सकता है और M2। यानी कि M1 के दो केसेस मिलेंगे। एक तो M1 के ऊपर M1 ऐड होगा, एक केस हो गई। M1 के ऊपर M2 ऐड हो गया, दूसरी केस हो गई। तीसरी केस में M2 के ऊपर M1 ऐड होगा, चौथी केस में M2 के ऊपर M2 ऐड होगा। तो हमको चार केसेस मिल जाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आर के ऊपर M1 डॉट है प्लस M1 ऐड हुआ है, तो हमको प्रोडक्ट मिला आर M1 डॉट। अभी देखिए, जो फ्री रेडिकल साइड है डॉट वाली वो M1 के ऊपर शिफ्ट हो गई। दूसरी केस में सेम हम लोगों ने इनिशिएटर लिया है, यानी सॉरी रेडिकल लिया है M1 डॉट वाला, लेकिन उसके ऊपर M2 ऐड किया है, तो हमको मिला आर M2 डॉट। तीसरी केस में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे पहले M1 लिया था, अभी लेंगे M2, तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। वो मिल जाएगा आर M1 डॉट और यहाँ मिलेगा आर M2 डॉट। अभी यहाँ पर जो है इसको क्या बोलते हैं देख लेते हैं। देखिए, इनके नंबर्स देखिए, अभी दोनों में ये 1 1 यूज किया है, इस केस में 1 2 यूज किया है,
इस केस में 2 1 यूज हुआ है, इस केस में 2 2 यूज हुआ है, तो इसको हम लोग पीआर टाइप 1 1, पीआर मतलब प्रोपोगेशन रिएक्शन, प्रोपोगेशन रिएक्शन टाइप 1 1, 1 1 क्यों? क्योंकि ये पहला नंबर बताएगा आपकी फ्री रेडिकल साइड कहाँ पर थी पहले, और उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो बताएगा कि आपका कौन सा मोनोमर अटैच हो रहा है। इसका मतलब देखिए, 1 1 का मतलब, वन मतलब पहला वन मतलब आपका फ्री रेडिकल जो M1 डॉट के ऊपर था, और दूसरा वन मतलब मोनोमर ऐड हुआ M1। दूसरी केस में देखिए, पीआर टाइप 1 2 में मोनोमर लिया M1, ऐड हुआ M2। तीसरी केस में मोनोमर लिया है 2 2 मतलब M2 लिया है, सॉरी, रेडिकल लिया M2 और ऐड हुआ है M1। चौथी केस में रेडिकल लिया M2 और ऐड भी हुआ है M2। अभी इस केस में देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, अज्यूमिंग दैट ऑल 4 टाइप्स ऑफ एडिशन टेकिंग प्लेस, देखिए ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि सारे के सारे 4 टाइप के रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल है, हो रहे हैं। तो वी हैव ग्रोइंग चेन एंडिंग विद, अभी देखिए हमारे पास जो है चेन ग्रो होती चली जाएगी, लेकिन एक तो M1 के साथ एंड होगी या फिर M2 के साथ, एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन, और साथ ही साथ चारों टाइप के प्रोपोगेशन हो सकते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, अभी आर को कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर देखिए एक बात, यहाँ पर जो आर कंसिडर किया था, इट वॉज इनिशिएटर, फ्री रेडिकल इनिशिएटर था जो परऑक्साइड से वगैरह आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आर लिखा है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसका देखिए, पहले जो है M1 डॉट प्लस M1 था, फिर M1 डॉट प्लस M2, M2 डॉट प्लस M1, M2 डॉट प्लस M2। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, 2 बार फ्री रेडिकल लिया M1 का, 2 बार फ्री रेडिकल लिया M2 का, उसमें एक एक करके M1 M2 ऐड करते चले गए। अभी इनके नंबर्स की तरफ देखेंगे हम लोग, ये 1 1 है तो रेट कांस्टेंट हो गया K11, A12 थे तो रेट कांस्टेंट हो गया K12, ये 2 1 थे तो रेट कांस्टेंट हो गया K21, और ये 2 2 थे तो रेट कांस्टेंट हो गया K22। अभी यहाँ पर देखिए M1 M1 डॉट मिला है, यहाँ पर मिला M1 M2 डॉट, यहाँ पर M2 M1 डॉट मिला है, यहाँ पर M2 M2 डॉट। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रेट कांस्टेंट भी ये K की तरफ देखना है। K की वैल्यू 1 1 है तो यहाँ पर R की वैल्यू भी 1 1 हो जाएगी। देखिए, R11 R12 R21 R22। अभी ये रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट मल्टीप्लाइड बाय ये जो आपके पहले जो रेडिकल्स थे, जो आपने शुरुआत में जो रिएक्टेंट लिए है वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब R11 इज इक्वल टू K11 मल्टीप्लाइड बाय M1 डॉट मल्टीप्लाइड बाय M1। अभी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब इट इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M1 डॉट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M1। सिमिलरली इस केस में कॉन्सेंट्रे ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट R12 इज इक्वल टू K12, sorry, rate, K is rate constant and R is a rate, तो rate of 1 2 reaction is equal to rate constant of 1 2 multiplied by M1 dot into M2। सिमिलरली R21 के लिए हो जाएगा K21 M2 डॉट M1, और R22 के लिए हो जाएगा K22 M2 डॉट M2। अभी आपको सिर्फ इस रिएक्शन को याद रखने के लिए ये K को याद रखना है, ये K के नंबर इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। और दूसरी बात, जो ये आप लोगों ने प्लस में लिया है वो प्लस को ही हम कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमको टोटल ऐसे 4 इक्वेशन मिल जाएंगे। लेकिन आगे देखते क्या होता है। जो बेसिक एजम्पशन है वो हमको ये बताता है कि जो रिएक्टिविटी है किसी भी ग्रोविंग चेन की, वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ मोनोमर यूनिट के ऊपर, जिसके ऊपर फ्री रेडिकल होगा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स ऑलरेडी एडेड इन द चेन। अभी देखिए, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक हमको लगाना है। हमारी चेन में कौन से मोनोमर यूनिट ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं उसके ऊपर आपके रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा। आपके रिएक्शन का रेट सिर्फ डिपेंड करेगा ऐसे मोनोमर के ऊपर जिसके ऊपर फ्री रेडिकल अवेलेबल है। द रेट ऑफ कंजम्पशन of monomer M1 and M2 during the process of propagation can be expressed as, अभी देखिए M1 और M2 का कंजम्पशन जो हुआ है वो कंजम्पशन कहाँ पर हुआ है उसको हम लोग दिखा सकते हैं। किस तरीके से दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर कौन सी केसेस में आपका M1 डिस्ट्रॉय हुआ है वो देख लेते हैं। आपका M1 डिस्ट्रॉय हुआ है पहली स्टेप में, यानी R11 वाली स्टेप में, और R21 वाली स्टेप में। जहां पर सेकंड नंबर में 1 आया है उस केस में जो है आपका M1 डिस्ट्रॉय हुआ। इसका मतलब रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ M1 यानी dm1 बाय dt, लेकिन माइनस में, क्योंकि M1 जो है
वो m1 डिस्ट्रॉय हुआ है, कम हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लेंगे माइनस में माइनस डी एम वन बाई डी टी इज इक्वल टू इन दोनों के एडिशन के वन वन इंटू एम वन डॉट एम वन प्लस के टू वन एम टू डॉट एम वन। तो ये हो गया आपका पहला के वन वन एम वन डॉट एम वन प्लस के टू वन एम टू डॉट एम वन। अभी माइनस डी एम टू बाई डी टी अगर फाइंड करना है तो एम टू कहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ चेक करेंगे। देखिए एम टू यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है सेकंड केस में और फोर्थ केस में, तो इस केस के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी एम टू बाई डी टी इज इक्वल टू के टू वन सॉरी के वन टू एम वन डॉट एम टू प्लस के टू एम टू डॉट एम टू। अभी जो इक्वेशन मिलेंगे वो इक्वेशन इस तरीके से मिलेंगे हमको माइनस डी एम वन बाई डी टी इज इक्वल टू के वन वन एम वन डॉट एम वन प्लस के टू वन एम टू डॉट एम वन और माइनस डी एम टू बाई डी टी इज इक्वल टू के वन टू एम वन डॉट एम टू प्लस के टू एम टू इंटू एम वन सॉरी एम टू इंटू एम टू। नाउ अज्यूमिंग अ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, अगर हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इस केस में अप्लाई करते हैं तो जो रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर चेन एंड एम वन डॉट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सेम चेन, सो वी कैन राइट। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा। अभी यहाँ पर जो है हमको एक देखना है कि अगर हम लोग यहाँ पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं तो ऐसी केसेस देखने हैं जिसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस किस केस में ऐसा सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर के वन टू और के टू वन में क्या होता है, ये के वन टू और के टू वन में देखिए क्या हो रहा है, सेम टाइप के जो है पॉलीमर्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने एम वन डॉट लिया है प्लस एम टू और यहाँ पर हुआ है एम टू डॉट प्लस एम वन। तो ये दोनों का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन में बिल्कुल सेम हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में देखिए अभी एम वन डॉट प्लस एम वन और एम टू डॉट प्लस एम टू, इन दोनों का रेट भी सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब हम दोनों कंसिडरेशन सेम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा के वन टू एम वन डॉट एम टू इज इक्वल टू के टू वन एम टू डॉट एम वन। तो इस केस में हमको एम वन डॉट डिवाइडेड बाई एम टू डॉट इज इक्वल टू मिल जाएगा के टू वन बाई के वन टू मल्टीप्लाइड बाय एम वन डिवाइडेड बाई एम टू। कुछ नहीं कि हम लोगों ने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया किस तरीके से, देखिए एम वन डॉट को वैसे ही रखा, ये एम टू डॉट को इधर लेके चले गए और ये के टू वन डिवाइडेड बाई ये के वन टू हो गया और ये एम वन डिवाइडेड बाई ये एम टू हो गया। इस तरीके से दूसरा इक्वेशन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे इक्वेशन में हमको क्या मिलेगा, ये सिर्फ ये के वन टू और के टू वन की जगह पे के वन वन और के टू टू आ जाएंगे और बाकी जो है रेडिकल चेंज हो जाएंगे। के एम वन डॉट के साथ एम वन रहेगा, एम टू डॉट के साथ एम टू रहेगा। तो यहाँ पर जो है एम वन डॉट डिवाइडेड बाई एम टू डॉट इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको के टू टू डिवाइडेड बाई के वन वन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर एम टू डिवाइडेड बाई एम वन मिलेगा। अभी अगर हम लोग सारे के सारे इक्वेशन कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद हमको क्या कंडीशन मिलती है वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमको जो कोपॉलीमर का इक्वेशन मिलेगा वो कोपॉलीमर का इक्वेशन इस तरीके से मिलेगा जहां पर आप देख सकते हो डी एम वन डॉट डिवाइडेड बाई डी एम टू डॉट इज इक्वल टू मिलेगा एम वन एम टू मल्टीप्लाइड बाई के वन वन डिवाइडेड बाई के वन टू होल डिवाइडेड बाय के टू मल्टीप्लाइड बाय सॉरी डिवाइडेड बाय के टू वन और यहाँ पर आएगा एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम वन। अभी ऐसा क्यों हो रहा है थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको फाइंड करना है डी एम वन बाई डी एम टू, लेकिन रेडिकल के फॉर्म में। इसका रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन हमको चेक करना है। तो इसका जो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो एम वन और एम टू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए इसका जो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो एम वन और एम टू के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा देखते हैं थोड़ा सा। ये जो रेट कांस्टेंट थे के वाले, वो के वाले रेट कांस्टेंट देखते हैं हम लोग। देखिए के वन वन डिवाइडेड बाई के वन टू होल डिवाइडेड बाई के टू वन डिवाइडेड बाय सॉरी के टू टू डिवाइडेड बाय के टू वन। अभी इसको क्या मल्टीप्लाइड आएगा वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए के वन वन के वन टू, इसमें जो है पहला रेडिकल जो है वो यम वन था, इसलिए यहाँ पर हम लोग लेंगे यम वन और उसके बाद ये प्लस हो जाएगा यम टू, ब्रैकेट में आ जाएगा। अभी सेकंड केस में देखते हैं, यहाँ पर जो है टू लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू प्लस ये हो जाएगा
m1। सिंपल सा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग याद कर लेंगे। dm1 डॉट डिवाइडेड बाई dm2 डॉट इज इक्वल टू m1 बाई m2। रेट कांस्टेंट जो है पहले ऊपर वन वाले लिख लिए, k11 डिवाइडेड बाई k12, और यहाँ पर आ गया m1 m2, और यहाँ पर k22 डिवाइडेड बाय k21, तो ये आ गया m2 प्लस m1। क्यों? क्योंकि ऊपर की केस में जो है रेट ऑफ रिएक्शन पहले शुरुआत में m1 ने किए थे, सेकंड केस में m2 ने शुरुआत की है। अभी हम लोग क्या करेंगे देखिए, जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में हम लोगों ने जो ये ऊपर रेट कांस्टेंट लिए है, रेट कांस्टेंट का रेशियो जो है k11 बाय k12, इसमें मेन तो वन हो गया, तो इसलिए k11 बाय k12 की जगह पे हम लोग लिख देंगे r1, और k22 बाय k21 की जगह पे लिख देंगे हम लोग r2। तो देखिए r1 क्यों लिखा, क्योंकि वन मेन था, और ये r2 लिखा क्योंकि टू मेन था। दिस रेशियो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मोनोमर। अभी देखिए ये जो रेशियो है दोनों का, वो रेशियो मोनोमर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, and it is independent of the other factors such as solvent, chain transfer reagent, initiator। अभी देखिए ये जो R1 और R2 है, ये R1 और R2 की वैल्यू जो है सिर्फ आपके मोनोमर के नेचर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, और वो अदर फैक्टर्स जो है सेकेंडरी फैक्टर जिसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, चेन ट्रांसफर रिएजेंट या फिर इनिशिएटर, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो केमिकल कंपोजिशन होता है कोपॉलीमर का, जो नया कोपॉलीमर फॉर्म होगा, वो डिपेंड करेगा एक्सक्लूसिवली ऑन द मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन एंड देयर रिएक्टिविटी रेशियो। तो देखिए जो नया केमिकल कंपोजिशन मिलेगा हमको कोपॉलीमर का, वो सिर्फ डिपेंड करेगा आपने मोनोमर को कितने कॉन्सेंट्रेशन में लिया उसके ऊपर, और उनका जो रिएक्टिविटी रेशियो होता है उसके ऊपर, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अभी देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको जो है ये R1 और R2 की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, R1 इज इक्वल टू k11 बाय k12 होता है, तो जो प्रोपोगेशन हो रेट कांस्टेंट होता है आर सेम फॉर रिएक्शन PR टाइप 1 1 एंड PR टाइप 1 2। देखिए क्या बोला है, तो जो प्रोपोगेशन होगा रेट कांस्टेंट का वो सेम होता है दोनों रिएक्शन के लिए, एक प्रोपोगेशन रिएक्शन टाइप 1 1 और प्रोपोगेशन रिएक्शन टाइप 1 2, इंडिकेटिंग दैट द चेन विद m डॉट कैन आइदर m1 dot can either end with m1 or m2 monomer molecule, and it probably of it is equal if r1 is less than 1। अभी देखिए क्या बोला है, यहाँ पर जो है डॉट आएगा m1 के ऊपर, लेकिन इसको अगर एंड करना है तो एंड हो सकती है दोनों तरीके से, एक तो उसमें m1 भी लग सकता है और m2 भी लग सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके r1 की वैल्यू क्या है। देखिए अगर R1 लेस देन 1 है तो मोनोमर M2 विल बी एडेड। देखिए सिंपल तरीके से याद रखना है आपको, R1 का मतलब होगा M1 डॉट। अभी यही वैल्यू अगर एक से कम आ रही है तो ऑब्वियस है वहां पर M1 ऐड नहीं होगा, वहां पर ऐड होगा M2। सिंपल सी बात याद रखेंगे हम लोग, अगर R1 की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब यहाँ पर M1 का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा M2 का। द मोनोमर M2 विल बी एडेड मोर रैपिडली देन M1। और अगर R1 ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर जो है अभी डोमिनेटिंग हो जाएगा आपका M1, तो यहाँ पर जो है तो मोनोमर M1 विल बी एडेड मोर रेडिली देन M2। देखिए सिंपल सी बात है, इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अगर R1 R1 दिखाएगा आपको M1 को, लेकिन अगर R1 की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब M1 की एनर्जी हो जाएगी कम, तो वहां पर एंड में ऐड हो जाएगा M2। लेकिन अगर R1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो ऑब्वियस थिंग है यहाँ पर M1 का पावर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा M1। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो नंबर वाला ऐड हो जाएगा, और अगर अब वैल्यू लेस देन 1 है तो उस नंबर वाला ऐड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर R1 की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 वाला मतलब M1 ऐड नहीं होगा, ये ऐड हो जाएगा M2। लेकिन अगर यहाँ पर R1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये 1 वाला ऐड हो जाएगा। देखिए उसके बाद R2 लेस देन 1 अगर है, अभी R2 लेस देन 1 है, इसका मतलब M2 का पावर कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा M1 विल बी एडेड रेडिली देन
m2। और सिमिलरली r2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर m2 विल बी एडेड readily than m1। तो वेरियस कोपोलिमराइजेशन आर पॉसिबल विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ r1 एंड r2। ये कौन से वैल्यूज है देखते हैं। देखिए, एक तो r1 और r2 दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर r1 और r2 दोनों की वैल्यू 1 हो सकती है। तीसरी केस में देखिए, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करते चले जाएंगे हम लोग। हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज है। चार पॉसिबिलिटी कौन से पहले तो हो चुकी है। एक तो R1 R2 दोनों की वैल्यू 0 या फिर दोनों की वैल्यू 1 हो सकती है। उसके बाद में देखिए, R1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो R2 की वैल्यू लेस देन 1, R1 की वैल्यू लेस देन 1 तो R2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1, R1 की वैल्यू लेस देन 1, R2 की वैल्यू भी लेस देन 1, या फिर R1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और R2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इसको अगर डिटेल में डिस्कस करना चाहे तो देखिए क्या होता है। अगर हम लोग R1 और R2 दोनों के वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं तो PR टाइप 1 1 एंड PR टाइप 2 2 आर इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वैल्यू आई है 0। 0 आया, इसका मतलब ना m2 को वहां पर अटैच होने की इच्छा है, ना ही m1 के अटैच होने की इच्छा है। इसका मतलब दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हेंस चेन एंडिंग विद m1 विल एडेड ओनली m2 एंड m2 विल एडेड ओनली m1। यानी इस केस में क्या हो जाएगा, ऐसी चेन जिसमें m1 ऐड हो रहा है वहां पर सिर्फ m2 ऐड होगा, और अगर m2 वहां पर है तो वहां पर सिर्फ m1 ऐड होगा। द पॉलीमर विल हैव इक्वल नंबर ऑफ m1 एंड m2। देखिए ये केस थोड़ी खास है, क्योंकि यहाँ पर अगर एंड में m1 है तो m2 ऐड होगा, और अगर एंड में m2 है तो सिर्फ m1 ऐड होगा। यानी यहाँ पर हम लोग पॉसिबिलिटी नहीं देख सकते। तो इसका मतलब हो जाएगा कि m1 और m2 के नंबर सेम हो जाएंगे, विच आर अरेंज्ड ऑलरेडी इन कोपॉलीमर चेन फॉर्म। वी ऑब्टेन्ड अल्टरनेटिव पॉलीमर विच इज इररिस्पेक्टिव फॉर मोनोमर। इसका मतलब देखिए, अभी सेम नंबर के अगर मोनोमर्स ऐड हो रहे हैं, m1 का नंबर और m2 का नंबर सेम है, लेकिन m1 के बाद m2 अटैच हो रहा है, m2 के बाद m1 अटैच हो रहा है, तो हमको परफेक्टली अल्टरनेटिंग पॉलीमर मिलता है। दूसरी केस में देखिए, अगर R1 और R2 दोनों की वैल्यू 1 है तो सारे के सारे चार टाइप के जो प्रोपोगेशन हम लोगों ने ऊपर देखे थे वो रिएक्शन पॉसिबल है। तो जो चेन एंड होगी m1 की, उसमें दोनों के आने के बराबर चांसेस है, क्योंकि वैल्यू 1 है, इसका मतलब दोनों का पावर सेम है। तो m1 अगर है तो उसमें m1 भी ऐड हो सकता है और m2 भी ऐड हो सकता है, एंड चेन एंडिंग विद m2 उसमें भी m2 भी ऐड हो सकता है और m1 भी ऐड हो सकता है। हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ m1 और m2 एडिंग इन m1 और m2 डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोमर। यानी यहाँ पर क्या होगा, कौन सी प्रोबेबिलिटी में वो ऐड होंगे m1 और m2, वो प्योरली डिपेंड करेगा कि आपने m1 या m2 में से किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखा है। यानी सिर्फ इनके कॉन्सेंट्रेशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वही आपकी चेन में जाके अटैच होगा। द कोपॉलीमर फॉर्म्ड विल हैव रेशो विच इज इक्वल टू द रेशो ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स m1 एंड m2। यानी आपके जो कोपॉलीमर में किस रेशो में ये ऐड होंगे मोनोमर्स, वो प्योरली डिपेंड करेगा कि आपने शुरुआत में m1 और m2 का रेशो क्या लिया था। दिस इज कॉल्ड एज आइडियल पॉलीमराइजेशन। अभी इसको बोला जाता है आइडियल पॉलीमराइजेशन। आइडियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको किस प्रपोर्शन में कोपॉलीमर बनाना है उसी एग्जैक्ट प्रपोर्शन में बनेगा जिस प्रपोर्शन में आपने m1 m2 लिए हैं, इसलिए इट इज ideal copolymerization because composition of the copolymer can be controlled by adjusting the initial monomer feed ratio। इसका मतलब आपको जिस कंपोजिशन में कोपॉलीमर बनाना है उसको आप कभी भी एडजस्ट कर सकते हो, कभी भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको सिर्फ एडजस्ट करना पड़ेगा मोनोमर्स का रेशो, बिकॉज द फेड रेशो कंपोजिशन ऑफ कोपॉलीमर कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन इज नोन एज एजियोट्रॉपिक कोपॉलीमराइजेशन। अभी देखिए यहाँ पर एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको, इस टाइप के कोपॉलीमराइजेशन को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कोपॉलीमराइजेशन। अभी तीसरी केस देखेंगे हम लोग, यानी जो बचे हुए चार केसेस है वो चार केसेस हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए पहली केस स्टार्ट होती है हमारे, यहाँ पर R1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है लेकिन R2 की वैल्यू लेस देन 1 है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पर जो है जो प्रोपोगेशन रिएक्शन है टाइप 1 1 एंड टाइप 2 1 आफ्टर फीड टू द टाइप 1 2 एंड टाइप 2 2। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, R1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब m1 आके अटैच होने वाला है, और R2 की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब भी m1 आके अटैच होने वाला है। तो m1 कहाँ पर दिखा था हमको, m1 दिखा था टाइप 1 1 में और टाइप 2 1 में। यानी सेकंड डिजिट हमको बताता है कि m1 आने वाला है एंड में। लेकिन वो ये जो रिएक्शन है टाइप 1 1 और टाइप 2 1 वाली, ये इस डोमिनेट कर देंगे किसको, 1 2 को और 2 2 को, क्योंकि यहाँ पर 2 के आने की पॉसिबिलिटी कम है। क्यों कम है, क्योंकि R1 की वैल्यू 1 ज्यादा है
R2 की वैल्यू कम है, इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 एंटरिंग टू द पॉलीमर चेन। यहाँ पर हमको दिखेगा कि M1 की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा है चेन में आने की देन M2। द पॉलीमर फॉर्म विल रिचर इन मोनोमर M1। इस केस में जो है हमारा जो पॉलीमर फॉर्म होगा उसमें जो है M1 की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। अभी सेकंड केस में देखते हैं, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, R1 लेस देन 1 है और R2 ग्रेटर देन 1 है। इस केस में जो है 1 2 और 2 2 जो है वो डोमिनेटिंग हो जाएगी एज कम्पेयर टू 1 1 एंड 2 1। ये 1 2 क्यों? क्योंकि सेकंड वाला मोनोमर M2 आने वाला है। क्यों? क्योंकि R1 की वैल्यू कम हो गई है, R2 की वैल्यू बढ़ गई है। R2 की वैल्यू बढ़ गई मतलब M2 के आने के चांसेस ज्यादा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 2 और 2 2 डोमिनेटिंग हो जाएगी एज कम्पेयर टू 1 1 एंड 2 1, विच इंडिकेट्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 एंटरिंग टू द पॉलीमर चेन ग्रेटर देन M1। यानी यहाँ पर M2 के आने के चांसेस ज्यादा है, M1 के आने के चांसेस कम है। तीसरी केस देखते हैं, R1 लेस देन 1 है और R2 भी लेस देन 1 है। तो यहाँ पर जो है PR टाइप 1 2 एंड 2 1 आर प्रिफर्ड इन कंपोज कंपेरिजन। अभी यहाँ पर क्या होता है देखिए, 1 2 मतलब R1 लेस देन 1, यानी यहाँ पर दिखेगा हमको कि अगर M1 लगा है वहां पर तो वहां पर M1 आने के चांसेस कम है लेकिन M2 आने के चांसेस ज्यादा है। और R2 लेस देन 1, इसका मतलब वहां पर M2 तो प्रेजेंट है लेकिन वहां पर M2 के आने के चांसेस कम है, M1 के आने के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब 1 के साथ 2 होने के चांसेस ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 के साथ 1 होने के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब M2 कैन एडेड टू M1 एंड M1 कैन ऐड टू M2 एट द सेम टाइम। अगर M2 है तो M2 के ऊपर M1 ऐड हो जाएगा, और अगर M1 वहां पर प्रेजेंट है तो वो M2 ऐड हो जाएगा वहां पर। इसका मतलब द प्रेफरेंस फॉर वन ऑफ दिस टू विल डिपेंड ऑन द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। यानी आप सिर्फ यहाँ पर यही याद रखना है, वहां पर अगर M1 है तो वहां पर M2 आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और अगर वहां पर M2 है तो M1 के आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर R1 ग्रेटर देन 1 और R2 ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब M1 अगर प्रेजेंट है तो M1 आने के चांसेस ज्यादा है, और M2 अगर वहां पर प्रेजेंट है तो M2 के ही आने के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब इस केस में जो है आपका होमोपॉलीमर बनने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि ब्लॉक्स बनेंगे इस केस में। तो यहाँ पर जो है R11 और R12 के चांसेस 1 1 टाइप और 2 2 टाइप के जो रिएक्शन है वो पॉसिबल हो जाएगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा देखते हैं, आइदर अ टाइप ऑफ टू होमोपॉलीमर इज फॉर्म्ड और ब्लॉक कोपॉलीमर हैविंग a long sequence of M1 is followed by the long sequence of M2 are followed। यहाँ पर क्या होगा, एक M1 का लंबा सीक्वेंस रहेगा, उसके बाद M2 का लंबा सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। यानी M1 के बाद कंटिन्यूअसली M1 आते रहेगा और M2 के बाद कंटिन्यूअसली M2 ही आते रहेगा। तो इस टाइप के ऐसे 4 टाइप में जो है डिफरेंट टाइप के हम लोग रिएक्शन इसको देख सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म हुआ।